हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए 10th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेकर के आया हूँ, जो आप लोग के लिए आज मैं बताने का प्रयास करूँगा। जो बेस्ट कंटेंट होगा, जो एग्जाम की नज़रिए से होगा, उस एग्जाम की नज़रिए से हम बताने का प्रयास करेंगे। अब एग्जाम के नज़रिए से थोड़ा पढ़ लिया जाए। हम लोग तो पढ़ लिए बहुत कुछ, लेकिन अब एग्जाम के नज़रिए से जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए और थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। जो भाई नहीं पढ़े हैं, कृपया करके किसी कारणवश से अगर वो आप तक ये वाणी जा रहा है तो आप कृपया करके ध्यान दे करके पढ़ लीजिए। मैट्रिक एग्जाम देना है तो ठीक है। केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हम बता देंगे। जो जो सवाल आएगा उस सवाल को हम बताने का प्रयास करेंगे और उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस सवाल को बताने से पहले कुछ तो हमें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको बिना बताए हुए जो कंटेंट है बिना बताए हुए नहीं हो सकता है। इसलिए देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो हमारे पास है, इसे हमें पढ़ना है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब तो समझ रहे हैं कि दुनिया में कोई भी पदार्थ अगर किसी कारणवश अगर वो चेंज हो रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो ये ध्यान देना है कि इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे दूध का, अगर दूध में उसमें हम लोग दही को डालते हैं, माठा को, तो वहां पे दही बनता है। इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वहां पे रिएक्शन हुआ है, इसी के कारण से वो चेंजिंग हुआ है। अगर हम लोग जैसे चावल को अगर पानी में डालते हैं, आग नीचे से लगा, आग जब उबलता है तो वो भी मतलब चेंजिंग है। चावल से भात बनना, ये भी मेरा क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ। जैसे लोहा को अगर खुला छोड़ दिया जाए, अगर खुला हम लोग छोड़ेंगे लोहा को, तो यहाँ पे ध्यान देना कि मतलब वो वायु से अभिक्रिया करके ही वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग हो रहा है। अगर हम लोग मुंह कान सवेरे उठते हैं तो उसमें देखते हैं कि चेंजिंग रहता है, फिर कुछ देर बाद चेंजिंग होता है। मतलब 24 घंटा में हम लोग का चेंजिंग होना लगा रहता है। कभी ऐसे हो जाएगा, कभी वैसे हो जाएगा, कभी हवा चलेगा तो मुंह फट जाएगा, कभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी फिलहाल ठंडा का दिन है तो ये तो हो रहा है। तो यहाँ पे अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोग समझ रहे होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दुनिया का कोई भी पदार्थ, ध्यान में याद में रखना, दुनिया का कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ अकेले या अन्य भिन्न गुण वाले के साथ अगर अभिक्रिया करके अगर वो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसे क्या बोलना है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ अगर अकेले या अन्य भिन्न गुण वालों के साथ अगर वो नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। अगर जैसे में पूछा जाए तो दूध से दही का बनना, लोहा में जंग लगना, लोहा कुछ समय बाद दिख रहा था कुछ और आज कुछ और दिख रहा है, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं है जो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये मतलब कि सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया जब यहाँ पे हुआ, अब इसके बाद आता है हमारे पास एक जिसका नाम है अभिकारक, और एक हमारे पास होता है प्रतिफल, ठीक है। एक अभिकारक और एक प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेकर नया पदार्थ बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के जो भाग लेने के फलस्वरूप, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल, ठीक है। जैसे में अगर हम लोग को देखा जाए, जैसे H2 और प्लस यहाँ पे ले लिया जाए Cl2, तो इस तीर चिन्ह के जो इधर है, तो इसमें होता क्या चीज है, इसमें हमारे पास परमाणु भी है, अणु भी है। अब परमाणु अणु को हम डिटेल अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए परमाणु क्या होता है, परमाणु जो है ना, परमाणु अगर दो परमाणु मिलता है तो एक अणु का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि अणु टूटता है, ठीक है। अणु जब टूटता है तो वो क्या होता है, अणु को अगर पूरा तोड़ दिया जाए तो अणु में, और अति परमाणु में, परमाणु को अगर जोड़ दिया जाए तो अणु में निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2 प्लस Cl2, ये हमारा क्या है, अभिकारक। अगर तीर चिन्ह के अगर दाईं साइड पूछा जाए तो ये अभिकारक होता है, और तीर चिन्ह के अगर दाहिनी साइड पूछा जाए तो हमारा क्या होता है, प्रतिफल। जैसे H2 प्लस Cl2 से क्या बनता है, तो HCl बनता है।
तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया H2 प्लस Cl2 और HCl। अब इसको देखो, हमारे पास अगर पूछा जाए कि इसको यहाँ पे H2 कितना है 2 है, H2 यहाँ पे कितना है तो 2, ठीक है। Cl2 यहाँ पे कितना था, Cl2 1 था तो यहाँ पे 2 लगाए, ये हमारा क्या हो गया बैलेंस भी हो गया। अगर हमसे सवाल पूछा जाए CaCO3 और यहाँ पे पूछ दिया जाए CaO प्लस CO2, अब हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन अभिकारक है कौन प्रतिफल है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना तीर चिन्ह के बाईं साइड वाला जब भी होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये अभिकारक होगा, और तीर चिन्ह के यहाँ पे दाईं साइड वाला होगा ये हमारा प्रतिफल होगा। इससे मिस्टेक कभी मत करना कि अगर यहाँ पे CaO प्लस CO2 अगर दे दिया जाए और यहाँ पे अगर CaCO3 दे दिया जाए तो तुम इसको मत ये बतला देना कि मतलब CaO वहां पे प्रतिफल में था, यहाँ पे आ गया तो इधर प्रतिफल हो गया, नहीं। अगर तीर चिन्ह के इस साइड रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे, और तीर चिन्ह के अगर इस साइड रहेगा दाहिनी साइड तो इसको हम क्या बोलेंगे प्रतिफल बोलेंगे। इतना आप लोग बात समझ गए होंगे कि अभिकारक किसे कहेंगे प्रतिफल किसे कहेंगे। बात समझ में कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं दिक्कत है। चला जाए अब यहाँ से आगे देखा जाए, ठीक है। बिल्कुल कंटेंट अभिक्रिया हम बतला देंगे एक टॉपिक में, ठीक है, जिसमें आप लोग को समझ में चलाएगा, सिर्फ हम उसमें हंसी लगा करके आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अब इसमें हमारे पास क्या आता है समीकरण, अब इसमें क्या आता है समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान गए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल होता है। अब हमारे पास समीकरण आया था, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जो बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समीकरण। हालांकि ये एग्जाम के नजरिए से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसको तो पर भी समझेंगे। अब देखो समीकरण हमारे पास होता है दो प्रकार का, एक हमारे पास होता है संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। बात समझ रहे होंगे, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। तो संतुलित समीकरण किसे कहेंगे, असंतुलित किसे कहेंगे। तो देखो जैसे अगर संतुलित का मतलब है कि अगर यहाँ पे हमारे पास दे दिया है CaO और यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे ले लो ना एक उदाहरण KCl प्लस O2 और यहाँ पे ले लो KClO3। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा होगा 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दिख रहा है। इसका मतलब है ये जो हमारा दोनों साइड का जो इक्वल है, अब पोटेशियम हमारे पास 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, अगर क्लोरीन 1 है क्लोरीन 1 है, यहाँ तक ठीक है भाई लोग। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है या यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये दोनों में मामला कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे 3 है तो मामला गड़बड़ है, तो इसका मतलब है कि असंतुलित में चला गया। लेकिन अगर हमारे पास H2 प्लस Cl2 और यहाँ पे HCl है, अगर यहाँ पे हम 2 लगाए तो H2 हमारा यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो इस क्लोरीन के लिए भी 2 है और हाइड्रोजन के लिए 2 है। तो यहाँ पे जो हमारा है ये हमारा क्या है, इसको संतुलित समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का वह पार्ट, वह मतलब कि जैसे बोल सकते हो कि जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल अगर दोनों साइड अगर इक्वल हो, इक्वल का मतलब बराबर हो, रासायनिक अभिक्रिया का अगर अभिकारक और प्रतिफल अगर दोनों साइड अगर ये समीकरण हमारे पास, समीकरण किस मिलकर बनता है, तो अभिकारक और प्रतिफल, तो अभिकारक और प्रतिफल अगर दोनों तरफ सेम हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे संतुलित। और अगर अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ सेम नहीं हो इसको बोलेंगे असंतुलित, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो अभी समीकरण संतुलित और असंतुलित देख लिए, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। देखो अभिक्रियाएं तो थोड़ा यहाँ पे, अभिक्रियाएं देखो कि इसका कितना प्रकार होता है। अभिक्रियाएं का बहुत प्रकार है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि अभिक्रियाएं देखो कितना प्रकार होता है, जैसे Zn प्लस HCl ले लिया जाए तो हमारे पास यहाँ पे किसी में गैस निकलेगा, कोई अपक्षेप बनेगा, कोई रंग परिवर्तन करेगा, कोई अपशोषण करेगा, कोई उसको अवशोषण नहीं करेगा। तो ये सब हमारा क्या है, सब अभिक्रियाएं हैं। जैसे में अगर अभिक्रियाएं आप तुम लोग को जैसे हम समझाना चाहें कुछ टाइप, तो जैसे देखो जिंक लो और HCl लो और इन दोनों को क्या करवाओ, इन दोनों को यहाँ पे रिएक्शन करवाओ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ZnCl2 और प्लस H2, ठीक है। तो H2 गैस हमारे पास क्या हुआ, ये बाहर निकला, इसका मतलब क्या है, ये बाहर निकल रहा है। अगर यहाँ पे NaCl ले लिया जाए और प्लस AgNO3, अब ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा गैस के रूप में निकल गया। किसके रूप में? गैस के रूप में। अब हमारे पास NaCl है प्लस AgNO3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaNO3 हमारे पास क्या हो जाएगा? NaNO3 और प्लस AgCl2। ठीक है, आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि भाई मेरे पास वाईफाई नहीं है सिस्टम कि हम पूरा डिटेल में दे सके। नहीं तो हम पूरा डिटेल में बता सकते थे कि यहाँ 3 कैसे हुआ, 2 कैसे हुआ, NaNO3 कैसे बना। ठीक है, हम शॉर्ट में आप लोग का जितना होगा कोशिश हम उतना कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे NaCl प्लस AgNO3, NaNO3 प्लस AgCl2, तो Ag जो Cl2 है ना, ये अवक्षेप के रूप में, ठोस के रूप में बचेगा। कोई ठोस के रूप में, कोई द्रव के रूप में, मतलब कि अभी क्रिया बहुत प्रकार की हो सकती है। जैसे अगर पोटेशियम परमैंगनेट को ले लो, अगर पोटेशियम परमैंगनेट ले लो और इसमें क्या करो कि नींबू का इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट में इसमें नींबू को मिलाते जा, इसमें से क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट में से इसमें हमारा बैगनी रंग जो है ना, धीरे 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 करके क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से पोटेशियम डाइक्रोमेट में कुछ कुछ मिला, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये सब प्रकारें हैं अभी जो बतलाएंगे आप लोग को। तो ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हमारा क्या था? प्रकार था। अब यहाँ से क्या करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे? कुछ बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, और आज जो हम बैलेंस करने के लिए सिखाएंगे ये इतना बेहतरीन सिखाएंगे कि अगर जिस भाई को बैलेंस करने के लिए नहीं आता है वो बैलेंस करने के लिए कृपया सीखे। क्योंकि आज का जो कंपटीशन हो चुका है, बैलेंस करने वाला मैट्रिक एग्जाम में तुम्हें पूछता नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में बहुत जरूरी पूछता है। इसलिए कंपटीशन के नजरिए से इसे देखो और कंपटीशन के नजरिए से भी पढ़ो। अगर इसको डिटेल में नहीं पढ़ोगे, एडवांस लेवल अगर मैट्रिक का नहीं पढ़ोगे तो काम तुम्हें चलने वाला नहीं है, क्योंकि एडवांस लेवल तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। हम ऑफलाइन में अगर पढ़ाते हैं तो मैट्रिक लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं। हम जितना भी 5-6 साल से जितना भी दिन से पढ़ा रहे हैं, हम ऑफलाइन में कोशिश करते हैं कि जितना से जितना हो सके कि हम उसे हाई लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसे संतुलित समीकरण, हमें अगर कोई कहे कि संतुलित समीकरण करो, तो हम यहाँ पे सबसे पहले चीज, अगर यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे हम ले लीजिए H2SO4। अगर हमसे पूछे कि H2SO4 किससे बना है, तो यहाँ पे H2O और प्लस अगर हम कहें कि SO2 से बना है, तो हम यहाँ पे SO2 से नहीं बनता है, SO3 से बनता है। लेकिन हम यहाँ पे SO2 लिए इसलिए कि इसे हमें बैलेंस करना है। अब देखना है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। अब देखना कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो अब इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो ऑक्सीजन यहाँ पे अगर 4 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं। यहाँ पे कितना लगा सकते हैं? ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। और जब ऑक्सीजन के लिए हम 2 लगाए तो हाइड्रोजन, इसके ऑक्सीजन के चक्कर में हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। अब हाइड्रोजन को हम कितना लगाएंगे? तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें 2। अब जब हम यहाँ पे 2 लगाए तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। अब सल्फर कितना हो गया? सल्फर 2। अब हाइड्रोजन के चक्कर में सल्फर बेचारा गड़बड़ा गया, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2। अब देखो 4 दूनी 8, अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4, अब 6 ऑक्सीजन। अब तो मामला गड़बड़ है। अगर ज्यादा लेट हो रहा है ना, तो फिर इसको यहाँ पे आराम से O2 को लगा देना। ठीक है, अगर ज्यादा समय लग रहा है तो। हालांकि मैट्रिक एग्जाम में ये इक्वेशन इतना बड़ा नहीं पूछता है, वो आराम आराम से पूछेगा, इतना ज्यादा पूछेगा नहीं। और ये हम एक्स्ट्रा में O2 लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो तुम लोग को हम बताते हैं FeS प्लस O2। अब यहाँ पे है Fe2O3 और प्लस SO2। अब हम इस इक्वेशन को दिए आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसको 2 लगाओ। अब यहाँ पे Fe1 था, Fe1 था, यहाँ पे 2, तो 2 लगा दिए। सल्फर यहाँ पे देखिए 2 हो गया, सल्फर यहाँ 1 था, तो सल्फर यहाँ पे 2 लगा दिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब सल्फर हो गया, लोहा भी हो गया। अब हमारे पास बचा 2 दूनी 4 और 3 7। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन 7 बचा तो इसको हम 7/2 लगाएंगे यहाँ पे। जब ऐसा आएगा क्वेश्चन तब अब पूरा इक्वेशन में इसको हम 2 से गुना करेंगे। और 2 दूनी 4 FeS प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 7 O2 और यहाँ पे 2 Fe2O3 और प्लस 2 दूनी 4 SO2। ऐसा बैलेंस करने के लिए सीखो। और ये सब छोटा मोटा सीखने से कोई फायदा, पहले तो छोटा ही सीखना पड़ेगा।
हमारे पास समय नहीं है कि हम तुम लोग को छोटा छोटा इक्वेशन बैलेंसिंग करके सिखाएं। हम जितना कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन तुम लोग ये सीखो, और जब बड़ा सीखोगे, छोटा तो आप लोग सीखे होंगे, और इसके लेवल से जब ऊपर सीखोगे तो खुद ही बेहतरीन है कि आप लोग सीख जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम Fe जो अभी जो अपर में देने के लिए हम जा रहे हैं, वो सबसे बेहतरीन इक्वेशन बैलेंसिंग देने के लिए जा रहे हैं Fe प्लस O2, तो यहाँ पे Fe2O3 और प्लस SO2, ये सबसे बेहतरीन इक्वेशन बैलेंसिंग है। इसको हम कैसे करेंगे, Fe यहाँ 1 है, Fe2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। सल्फर 4, यहाँ पे हो गया सल्फर 4, तो यहाँ पे हम 4 लगाएंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन 8, तो यहाँ पे हम 8 और 3 11, तो यहाँ पे 11/2 लगाएंगे। और ये जो इक्वेशन बैलेंसिंग है बहुत बेहतर इक्वेशन बैलेंसिंग है। अब यहाँ पे दोनों 4 Fe2 प्लस 11 O2 और यहाँ पे 2 Fe2O3 और प्लस 4 दूनी 8 SO2। ठीक है, ये समीकरण संतुलित करने के लिए है। आज इसलिए हम संतुलित समीकरण सिखा रहे हैं कि आज संतुलित समीकरण सीख लो, कल हम पूरा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, जितना भी अभिक्रियाएं हैं हम एक ही में चैप्टर में समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। इससे भी बेहतर अब समीकरण देते हैं आप लोग को। ठीक है, इससे भी बेहतर समीकरण जो बतलाने के लिए जा रहे हैं वो सबसे बेहतर होने के लिए जा रहा है, सबसे बेहतर। अब देखो सबसे बेहतर कौन सी समीकरण है, तो Cu प्लस जो मुहजमानी हमसे नहीं हो सकता है, ये हमारे पास है CuNO3 प्लस NO और प्लस H2O। ये सबसे बेहतर जो हम दिए हैं इक्वेशन बैलेंसिंग है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट के पास जाएंगे, CuNO3 इससे पूछेंगे तुम किससे बने हो, तो Cu प्लस HNO3 इससे बने हम, और यहाँ पे NO3 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन पे यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, हाइड्रोजन ये जो है एक्स्ट्रा बच गया। अब हम किसके पास जाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट के पास जाएंगे, प्रतिफल के NO के पास, और यहाँ पे हम लगाएंगे HNO3। अब पूछेंगे कि HNO3 देखो यहाँ पे ये O है, तो HNO3 मतलब यहाँ पे H2O बन सकता है ना जल। जैसे A जो है तो ऑक्सीजन 2 बचा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जल बना दो। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन के पास 2 लगा दो, ऑक्सीजन 6 हो गया। तो यहाँ पे बच गया 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 3 एक्स्ट्रा में बच गया। अब यहाँ हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, H2O। इसके लिए तुम H2 प्लस 3O लगा दो, H2 प्लस 3O लगा दो, और यहाँ पे भी 3 लगा दो, यहाँ पे भी 3 लगा दो, और इस इक्वेशन बैलेंसिंग को पूरा में कितना से गुना कर दो, 3 में गुना कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3Cu प्लस 3 इसमें गुना कर दिया ना, इसमें करना था ना हम लोग को 3, तो इसमें क्या लिखेंगे, 3Cu प्लस 3 दूनी 6 और 2 नीचे जोड़ो, कितना हो गया 8 HNO3 प्लस 3H2 और प्लस 3 ऑक्सीजन। अगर ये इक्वेशन बैलेंसिंग आप लोग सीख जाते हैं तो फिर दुनिया में आप लोग को कभी इक्वेशन बैलेंसिंग में दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3CuNO3 का होल 2 प्लस 3H2 और प्लस यहाँ पे 2NO और प्लस H2O 3H2O, यहाँ पे कितना हो गया 4H2O और प्लस 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 3H2, यहाँ पे 3H2 3 ऑक्सीजन। अब जो बचा हमारे पास 3Cu प्लस HNO3 गिव्स 3CuNO3 होल 2 और प्लस 2NO और प्लस 4H2O। ठीक है, आप लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि जो आज का कंपटीशन एग्जाम है वो इतना टफ हो चुका है, इतना टफ हो चुका है कि पढ़ाई पे आप लोग अगर 1 घंटा लेट करते हैं, अगर 1 मिनट, अगर 10 मिनट भी छोड़ते हैं, तो आपसे बहुत सारा लड़का जो है वो आगे निकल जाएगा। इसलिए कृपया करके मैट्रिक में अगर आप लोग एग्जाम देने के जा रहे हैं तो मैट्रिक वाले लड़कों से भी कहना चाहते हैं और इंटर वाले लड़कों से भी कहना चाहते हैं कि इतना बेहतरीन तैयारी करो, इतना बेहतरीन तैयारी करो कि अब तुम्हारे पास जो भी समय है उस समय का इतना बेहतरीन उपयोग करो, उसमें खो जाओ, इतना बेहतरीन पढ़ो। और अगर जिस भाई को दिक्कत हो रहा है, वो पूरा तनाव में है, तो एक उपाय बतलाते हैं तुम लोग के लिए। अगर जिस भाई को इस उपाय को करना, तो तुम लोग एक काम करना इसमें, अगर जिस भाई को पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, जिस भाई को मतलब कि दिक्कत होता है कि मतलब कि हमसे बढ़िया से उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, अच्छा से नहीं बन पा रहा है,
तो एक काम करना, एक गणेश भगवान का चित्र ले लेना और गणेश भगवान चित्र ले करके और अपने दीवार में जिस रूम में पढ़ते उसमें साट देना और साटने के बाद तुम उसको लगातार आधा घंटा तक एक टिक देखना, 20, 25, 30 मिनट तक तुम 30 दिन करो, 40 दिन करो इस प्रयोग को। अगर तुम्हारा दिमाग में चेंजिंग नहीं आएगा तो तुम्हारे घर का जो जूठा बर्तन है वो हम साफ करने के लिए आ जाएंगे। तुम लोग करो, अगर देखो अच्छा नंबर से पास होगे। जो 15-15 घंटा पढ़ता है तुम 5 घंटा ही पढ़ोगे, इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारे पास बेहतर तरीका होगा। अब यहाँ पे आप लोग का इस उपाय को भी हम बता दिए कि कैसे करना है। मेरे भारतीय परंपरा में बहुत सारा उपाय है भाई लोग, लेकिन यहाँ का लोग जो है ना अब डेवलप मतलब कि इस दुनिया को जीना नहीं चाह रहा है, अब दुनिया को अलग दुनिया में जीना चाहता है। इंग्लैंड वाला दुनिया में जीना चाहता है, अमेरिका वाला। अरे भारतीय परंपरा में भी जी करके देखो, तब समझ में आएगा कि भारतीय परंपरा हमारे पास क्या है नहीं है। उसमें तो जियो, उसके बाद पता चलेगा। बेहतरीन इसको हम बतलाए हैं आप लोग को, इसको आप लोग कीजिएगा। और आज हम इतना ही रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना, तुम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, N2O लगा देना और यहाँ पे N2O और एक लगा देना NO2। सिर्फ बाकी इक्वेशन को यही रखना, सिर्फ यहाँ पे NO2 और N2O यहाँ पे लगा दो। और तुम लोग से कहना चाहेंगे कि तुम लोग जितना बेहतर हो सके अगर कर सकते हो। अगर हमारी बात अच्छी लग रही है तो ठीक है भाई लोग, और नहीं भी लग रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अब तुम ही लोग, ठीक है, आज इतना ही रहेगा, ठीक है, ओके।